अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी। ये 6th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है। आप 6th सेमेस्टर BS इंग्लिश के ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी ऑन दिस सब्जेक्ट एंड हम इसका कुछ बेसिक सी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे बिकॉज I received a message topic about the basics of research methodology like why research is done and how problem can be formulated. तो मैंने इनको 3 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। 3 तरह के क्वेश्चंस आप इस मैसेज में से ड्राइव कर सकते हैं, जिसमें पहले है बेसिक्स concepts of research methodology, purposes and formulation of research problem। बेसिकली हम ये 3 क्वेश्चन आज वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसका ओवरव्यू भी करेंगे कि हम इस रिसर्च मेथडोलॉजी में बेसिकली इस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है और हम इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं या क्या क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास चीज़ें आ सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी आउटलाइन, ये इसकी आउटलाइन है, मैं वही डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का एम एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ा करें। वहाँ से मैं मैक्सिमम आइडिया हो जाता है कि हमने इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। अच्छा, रिसर्च मेथडोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं? कहते हैं लिंग्विस्टिक्स एज अ डिसिप्लिन इज मच क्लोजर टू हार्ड साइंसेज एंड देन टू आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। जब आप लिंग्विस्टिक्स को पढ़ते हैं तो आप लिंग्विस्टिक्स एक हार्ड साइंस के तौर पे है। लाइक साइंस में आपके पास थेरीज होती हैं, आपके पास एक्सपेरिमेंटल फील्ड होती है, इसमें आपके पास कोई लॉजिक होता है, कोई चीज़ होती है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ आप ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो लिटरेचर है वो 2 तरह का होता है। एक हमारे पास लिंग्विस्टिक्स होती है और एक हमारे पास लिटरेचर होता है, ठीक है। एक हमारे पास लिटरेचर होता है। अब लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर में फ़र्क क्या है? अब आप जैसे इंग्लिश का पढ़ते हैं तो उसमें लिटरेचर में सारी आपको स्टोरीज़ मिलती हैं, नॉवेल्स मिलते हैं, लेकिन जो आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं उसमें आपको थेसिस भी मिलती हैं। तो इसी सेंस में वो लिंग्विस्टिक्स को कहते हैं कि ऐसा डिसिप्लिन है जो कि क्लोज है हार्ड साइंस के, जिसमें मतलब कि आपके पास एविडेंस होते हैं, जिसमें आपके पास ऑब्जर्वेशन होती है, जिसमें आपके पास एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसी तरह की चीज़ों को डील करने के लिए लिंग्विस्टिक्स का सब्जेक्ट डील करने के लिए, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ से। ह्यूमैनिटीज़ वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप सोशल लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा लिटरेचर है, जैसे सोशल साइंसेज होती हैं, सोशियोलॉजी आपने पढ़ी है, वो ह्यूमैनिटीज़ में आती हैं। तो इस तरह का जो लिंग्विस्टिक्स टाइप का सब्जेक्ट और डिसिप्लिन है वो उसकी हमने, जैसे कि वो कहते हैं क्लोज टू हार्ड साइंस है, तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं, कुछ उसमें वेरिफिकेशन होती हैं, जनरलाइजेशन होती हैं, उसमें जस्टिफिकेशन होती हैं, थेरीज होती हैं, उसमें किसी न किसी तरह का डाटा कलेक्शन भी किया जाता है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पढ़ने के लिए। अब आपको उसका बेसिक पर्पज़ तो समझ में आ गया होगा ना कि रिसर्च का बेसिक पर्पज़ क्या है हमारी इस BS इंग्लिश की डिग्री में। अच्छा, तो रिसर्च आप कहीं पे भी कर रहे होते हैं, कोई भी डाटा कलेक्शन करने के लिए अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, जब सर्च करते हैं बेसिकली गूगल के ऊपर, तो वो भी ऐसे ही होता है। ओके, तो इसके बाद वो बताते हैं कि इस तरह की 2 चीज़ें होती हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्रॉस सेक्शनल, या आगे कुछ टाइप्स बताई हुई हैं। और उसके बाद इट टेंड्स टू बी वेरीफाइड ऑब्जेक्टिव ग्राउंड एंड एविडेंस और आल्सो सर्च मेजर मेथोडोलॉजीज अप्रोचेस इन सोशल साइंसेज। ये आगे उसकी ना जो हमने आगे रिसर्च में डील करनी है वो चीज़ें बताई हुई हैं। तो इसमें मेन टर्म्स क्या है? मेजर मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होती है मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस, ठीक है। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए एक और यहाँ पे है वर्ड्स ऑब्जेक्टिव ग्राउंड, इसके पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम इसको देख लेते हैं आगे मज़ीद। अच्छा, तो आपकी जब आउटलाइन आप देखते हैं उसमें 4-5 कंटेंट है मेन, उसमें एक इंट्रोडक्शन है, फिर उसमें क्वालिटेटिव और अप्रोच है, वही सेम अप्रोच और मेथड आप दोनों कह सकते हैं। उसमें ये आगे 4 चीज़ें आती हैं, एथनोग्राफी, कन्वर्सेशन, टेक्स्ट एनालिसिस एक्सेट्रा। क्वांटिटेटिव आती है, उसके बाद आपकी सैम्पलिंग आती है, सॉरी टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन भी आते हैं, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। एंड इसके बाद रिसर्च प्रपोजल्स हैं एंड मशीन असिस्टेंट रिसर्च, टेक्निकल इश्यूज इन रिसर्च। ये सब चीज़ें आप जब आउटलाइन को सही से अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको सब्जेक्ट की वर्थ भी समझ में आ जाती है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पर्पस डोमेन भी समझ में आ जाती है। ओके, एक आपका जो डिटेल क्वेश्चन है वो इसमें से बनेगा बेसिक, और उसके बाद आपका ये जो 2 अप्रोचेज़ हैं इसमें से आ सकता है डिटेल क्वेश्चन।
टूल्स एंड एनालिसिस में से अक्सर इंटरव्यू के ऊपर आ जाता है डिटेल क्वेश्चन और प्रॉपर जो उसका वे होता है, कौन से टूल्स यूज़ होते हैं किसी भी डाटा कलेक्शन के लिए। और स्केलिंग वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसर्च प्रपोजल्स में से आपके पास जर्नली आ जाते हैं क्वेश्चन, मतलब हर एक में से ये 5 कंटेंट है मेन, इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो उसके बाद पास्ट पेपर्स भी कुछ डिस्कस कर लेंगे उसमें से क्वेश्चंस। लेकिन आज जो पर्पज़ है इस वीडियो का वो यही है, जिसमें हमने ये 3 बेसिक चीज़ें देखनी है कि रिसर्च मेथडोलॉजी में बेसिकली हम क्या क्या देखते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो हम डील करेंगे। पहला है व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च बेसिकली क्या होती है। रिसर्च जैसे कि आपको पता है एक वर्ड है सर्च। सर्च क्या होता है, टू फाइंड आउट, किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करना। तो रिसर्च मतलब कि किसी भी पहले से एग्जिस्टिंग चीज़ को के ऊपर दोबारा से सर्चिंग आउट करना, और या किसी चीज़ के लिए हम आपने एनालिसिस करना है, डाटा कलेक्शन करनी है, उसके ऊपर वर्क करना है, किसी चीज़ की रिसर्च करनी है। ठीक है, आगे पास एक डाटा होगा, मेन चीज़ क्या होगी, डाटा, इनिशियल चीज़ होगी डाटा, तो आपने उसके ऊपर वर्क करना है। रिसर्च मेथडोलॉजी, आप किस किस मेथड के थ्रू रिसर्च करते हैं, वही अगेन मेथड्स कौन से हैं, ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं, क्वालिटेटिव, क्वान्टिटेटिव एंड मिक्स्ड। तो इसके बाद आपके पास आती हैं टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। डिफाइन रिसर्च, सर्च आउट द थिंग्स, वही बात, इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप इन्वेस्टिगेट करना है किसी भी डाटा को। टाइप्स ऑफ रिसर्च 3 तरह की होती हैं, एप्लीकेशन के थ्रू देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू देखते हैं, और इंक्वायरी मोड में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च को देखते हैं। एप्लीकेशन में 2 आती हैं हमारे पास, प्योर एंड अप्लाइड। प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च वो होती है जिसमें आपका पर्पज़ क्या होता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है और आपने उसके ऊपर लाइक बेसिक जो आपकी रिसर्च होगी वो प्योर होगी। और जो अप्लाइड होती है उसमें आपके पास कोई स्पेसिफिक टारगेट होता है जिसके आपने ऊपर मतलब कि अप्लाई करनी होती है। वो आपकी प्योर रिसर्च भी हो सकती है। प्योर रिसर्च को आप अप्लाइड के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। लाइक आपका एक स्पेसिफिक गोल होता है, उसको आपने फाइंड आउट करने के लिए वो रिसर्च करनी होती है। ये एप्लीकेशन के पर्पज़ में हम टाइप ऑफ रिसर्च देख रहे हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। टाइप ऑफ रिसर्च में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे पास 6 टाइप्स होती हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, एक्सप्लोरेटरी होती है, कोरिलेशनल होती है, एक्सप्लेनेटरी होती है, प्रिडिक्टिव होती है और एक्शन होती है। इसके बाद जो इंक्वायरी मोड में हमारे पास टाइप ऑफ रिसर्च आती है, जब आपने कोई डाटा को इंक्वायर किया है तो उसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आती है। क्वांटिटेटिव में आप सर्वे करते हैं, कैजुअल कंपैरेटिव करते हैं, मतलब कि आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, उसमें आपने कंपैरिजन करना होता है। कोरिलेशनल आती है, सिंगल सब्जेक्ट और एक्सपेरिमेंटल, ये चीज़ें आप देखते हैं। जो क्वालिटेटिव होती है उसमें आप हिस्टोरिकल कंटेंट एनालिसिस देखते हैं, आप एथनोग्राफिकल देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 मोड हैं जिनके थ्रू आप रिसर्च की टाइप्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब देखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का हमारे क्या रोल होता है ये देखेंगे। जब हमने कोई डाटा कलेक्शन करनी होती है तो हम उसके लिए किसी न किसी वेरिएबल के ऊपर रिसर्च करते हैं, लाइक उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। वेरिएबल्स वो होती है जो भी किसी चीज़ में चेंज आ रहा होता है, एक चीज़ जो एक ख़ास तरीके से चल रही है उसमें जो चेंज आ रहा है, उसमें जो वेरिएशंस आ रही हैं वो हमारी वो वेरिएबल्स होते हैं। लाइक टेम्परेचर चेंज होता रहता है, तो ये एक वेरिएबल है, इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो इन्फ्लुएंस है बाकी चीज़ों के ऊपर वो हम देखते हैं। तो रिसर्च हम इसमें इस तरह से देख सकते हैं। बिज़नेस में देख सकते हैं कि आपको कितना लॉस और कितना आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है एक बिज़नेस में, तो आप ये चीज़ें भी देखते हैं। तो जितना वो जो ग्राफ बनाए हुए होते हैं उसमें आप जो एनालिसिस होता है डाटा कलेक्शन के थ्रू आप वो देखते हैं। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, हम इस चीज़ों को देखते हैं रिसर्च में। वेरिएबल्स कोई भी ऐसी चीज़ जो चेंज होती है, चेंजेबल, उसके बाद इसको कहते हैं द थिंग विच चेंजेबल और चेंजेस। इसके बाद फिज़िक्स में आप देखते हैं स्पीड, डिस्टेंस, टेम्परेचर, ये चेंज होते हैं। सोशल साइंस में आप इकोनॉमी को देखते हैं, पॉपुलेशन, वैल्यूज़, रिलीजन, सेटिस्फेक्शन, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। टाइप्स आ गई हैं वेरिएबल्स की। इसमें 4 मेन टाइप्स हैं: डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मॉडरेटिंग एंड मेडिएटिंग। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनके ऊपर कोई एक कंसेप्ट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि स्मोकिंग
और उससे लंग कैंसर। अब लंग कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि स्मोकिंग की जा रही है। तो जो लंग कैंसर है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और स्मोकिंग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे आइसक्रीम की। तो आइसक्रीम की सेलिंग और आइसक्रीम के टेम्परेचर के साथ जो कनेक्शन है, आइसक्रीम सेलिंग इंक्रीज़ होगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। गर्मियों में आपकी जो मतलब कि आइसक्रीम्स होती हैं वो ज़्यादा सेल होती हैं, तो ये एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हम देखते हैं इस वेरिएबल्स में। ओके, इसके बाद मॉडरेटिंग है। मॉडरेटिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं किसी भी चीज़ को एनहांस करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, कोई भी रिएक्शन को। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स के ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे कि रेन एक कैटलिस्ट के तौर पे है। जब रेन हो समर्स में जब रेन होगी तो उसकी वजह से जो सेलिंग है वो भी इसकी जो है वो इफ़ेक्ट होगी। लाइक विंटर्स में आप देखते हैं मौसम ठंडा होता है, वो एक कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव हम इसमें इफ़ेक्ट्स देखते हैं। इसके बाद है लास्ट में मेडिएटिंग वेरिएबल्स। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो इंटरवीनिंग होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टेट्स इट्स फॉर एक मेडिएटिंग वेरिएबल्स हैपन। लाइक ये किसी भी रिजल्ट और इफ़ेक्ट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं ऐसे वेरिएबल्स। एंड यहाँ पे इसकी ये दी हुई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये तो अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो अगर उसके दरमियान में हम कोई चीज़ काज हो रही है या रिज़ल्ट के तौर पे आप देख रहे हैं तो वो एक रिएक्शन करती है और ये हेल्प आउट और फोर्स करती है आपका प्रॉपरली एक कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। ऐसे भी आपका रिएक्शन हो सकता है और आपका रिएक्शन इस थ्रू से भी हो सकता है। कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो आपका सेंट्रल फोर्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग इसकी एग्जांपल के तौर पे ये देख सकते हैं, हार्ड वर्किंग इज़ मेडिएटिंग वेरिएबल। अगर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल से कोई रिज़ल्ट मिल रहा है और वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप उसके अंदर मेडिएटिंग वेरिएबल्स यूज़ करेंगे तो उससे वो रिज़ल्ट और पॉजिटिव हो जाएगा। लाइक हार्ड वर्किंग से आपका रिज़ल्ट और अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका ये रोल होता है। इसके बाद कुछ और टाइप्स हैं, लाइक कंट्रोल वेरिएबल्स हैं। इसमें मेडिकल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है डायबिटीज़ पेशेंट के ऊपर। एग्जांपल्स दी हुई हैं। डमी वेरिएबल्स हैं, कन्वर्ट करता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को इनटू क्वांटिटेटिव। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद इंटरवल वेरिएबल्स हैं। इसमें प्रॉपर आपके पास इंटरवल्स होते हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स में होता है ये। और जैसे सैलरी बढ़ रही है तो उसमें 10K के अकॉर्डिंग इंटरवल्स के अकॉर्डिंग ये बढ़ती जा रही है। ऑर्डिनल वेरिएबल्स वो होते हैं जिसमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन उसमें आपके पास ओनली ऑर्डर्ड विदाउट इंटरवल्स। इंटरवल्स नहीं होते, लाइक फिक्स नंबर नहीं होगा कि 10 की अमाउंट से ही बढ़ेगा कुछ ना कुछ। ओके, ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इसमें अदर वेरिएबल्स में कुछ और भी हैं जिसमें डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, बाइनरी, नॉमिनल ये चीज़ें आती हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी होगी, व्हाट आर वेरिएबल्स ये भी हो गया। रिसर्च प्रोसेस, कोई भी रिसर्च वर्क जब आप कर रहे होते हैं तो उसके लिए वो प्रोसेस कौन सा होता है। रिसर्च प्रोसेस में आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अक्सर वो आइडेंटिफाई की जाती है या फिर क्रिएट भी की जाती है। प्रॉब्लम क्रिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लास्ट में समझेंगे। उसके बाद रिव्यूइंग लिटरेचर को रिव्यू किया जाता है कि उस प्रॉब्लम के बारे में पहले कितना इंफॉर्मेशन है हमारे पास नेट पे या जहाँ पे भी जो भी हमारे सोर्सेज हैं। ओके, इसके बाद आप देखते हैं रिसर्च सेटिंग, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, एक मफरूज़ा क्रिएट करते हैं कि ये चीज़ सच हो सकती है। ओके, उसके बाद 4th नंबर पे आप स्टडी डिज़ाइन देखते हैं कि आपने कौन सी स्टडी डिज़ाइन करना है, किस मेथड के थ्रू आपने आगे इसके ऊपर वर्क करना है। फिर आगे आप उसका सैम्पल क्रिएट कर लेते हैं। फिर आप उसके ऊपर जब सैम्पल डिज़ाइन करने के बाद फिर आप कलेक्टिंग डाटा, फिर आप डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर आप अपने रिसोर्सेज, सर्वेज वगैरह जिस भी आपने वे से जिस भी मेथड को यूज़ करते हुए आपने उसकी करनी है, स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, वो देखते हैं। उसके बाद आप प्रोसेसिंग और एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं और फिर आप एक रिपोर्ट बनाते हैं। और वो रिपोर्ट जो है वो आपकी फ़ाइनल जो है वो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो ये आपका एक प्रॉपर जो है रिसर्च प्रोसेस होता है। इस तरह से आप एक प्रॉपर जो एक रिसर्च है वो डन होती है हमारी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है टूल्स फॉर रिसर्च। रिसर्च के लिए टूल्स कौन से होते हैं?
टूल्स हमारे पास इसका इंटरव्यू होता है, हम इसमें सर्विस करते हैं, हम इसमें एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल वेज के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। टूल्स बेसिकली सारे वही हैं जिसके थ्रू आपने डाटा कलेक्ट करना है। डाटा प्रोसेस में आपने रिसर्च प्रोसेस में जो देखे टूल्स वही वाले इसमें हम टूल्स एज ए रिसर्च यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू आगे आपने अपनी रिसर्च कंटिन्यू करनी होती है। ओके, तो इसके बाद आपने देखना है रिसर्च प्रपोजल्स। रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार किए जाते हैं। ये रिसर्च प्रपोजल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप ये देखते हैं कि एक रिसर्चर ने अपने हेड से उसको एक प्रपोजल देना है कि वो ये काम करने जा रहा है, तो अब उस हेड ने उसको स्पॉन्सर करना है, उसको आगे लेकर चलना है, उसके लिए बजट जो है वो सारा डिसाइड करना है। प्रपोजल एक क्या चीज़ होती है, प्रपोजल होता है कि आपने एक रिक्वेस्ट और एक ऑफ़र रखनी है कि हमने ये चीज़ करनी है, तो ये एक प्रपोजल तैयार किया जाता है। कुछ इसके रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो ये प्रपोजल की टाइप्स होती हैं, कुछ ये लिखी हुई हैं। और प्रपोजल के लिए कुछ डायमेंशंस फिक्स की जाती हैं, जिसमें बजट वगैरह भी देखा जाता है, जिसमें आपकी टाइम ड्यूरेशन देखी जाती है, आपका मेथड देखा जाता है कि आप इस मेथड के थ्रू अपना एक ये जो प्रोजेक्ट है ये करना चाहते हैं। तो बेसिकली आप रिसर्च प्रपोजल में ये सब चीज़ें देखते हैं। देन लिटरेचर रिव्यू, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप देखते हैं कि डिटेल क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है, APA स्टाइल आ जाता है इसमें। लिटरेचर रिव्यू एक प्रोसेस भी है और इसको आप एज अ लाइक क्वेश्चन भी डील कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या है कि आपने इसमें ये देखना होता है कि पहले से जो आप जो डाटा सर्च करने जा रहे हैं तो वो कितना पढ़ा हुआ है, पहले से उसके बारे में क्या क्या बातें की गई हैं। लिटरेचर का अपने किस्म का रिव्यू करना होता है। एम्पिरिकल स्टडीज़ और लिटरेचर रिव्यू में डिफरेंस भी है। जैसे कि एम्पिरिकल स्टडीज़ होती हैं जिसमें आप रिपोर्ट्स होती हैं, ओरिजिनल रिसर्च होती है जिसमें आपने फर्स्ट हैंड चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जिसमें यूजुअली रिजल्ट लैब एक्सपेरिमेंट के थ्रू होते हैं और इसमें इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, जैसे आप फिज़िक्स के पढ़ के आ चुके होंगे उस तरह की चीज़ें। तो की फ्रेजेस हुई टेस्टेड और इन अवर स्टडी, इस तरह की जो फ्रेजेस हैं वो यूज़ की जाती हैं ऐसी रिसर्चेस में। लेकिन जो लिटरेचर रिव्यू होता है इसमें क्रिटिकल एवोल्यूशंस होती हैं ऑफ मटेरियल ऑलरेडी पब्लिश्ड। जो सी चीज़ पहले से पब्लिश हो चुकी है उसके ऊपर वैल्यूएशन की जाती है, उसके ऊपर क्रिटिकल स्टडी की जाती है, उसको मज़ीद डिफ़ाइन किया जाता है। डिफ़ाइन एंड क्लैरिफाई प्रॉब्लम, उस जो भी वर्क है उसको दोबारा से रीस्टडी करते हैं, लिटरेचर का रिव्यू करते हैं। जैसे रिव्यू आपको पता होगा आजकल जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू किया जाता है कि ऑलरेडी जो हमारी लाइक मार्केट में चीज़ें होती हैं उनको परचेज़ करके उनके ऊपर स्टडी करके उनको रिव्यू करते हैं, फिर उसका टेस्ट करते हैं, अपने ऊपर टेस्ट करते हैं कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे फेस के लिए वो चीज़ें प्रोडक्ट्स कैसे रिएक्ट करेंगी, तो वो आप रिव्यू कर रहे होते हैं। तो लिटरेचर का रिव्यू भी ऐसा ही है कि अब जो वर्क पब्लिश हो चुका है उसके ऊपर आपने मज़ीद स्टडी करनी होती है, उसमें से देखना होता है कि कौन कौन से जो आपकी फील्ड है उस वही टॉपिक आपने चूज़ करना है और आपने उसका रिव्यू करना है। डिफाइन एंड क्लैरिफाई प्रॉब्लम एंड समराइज द प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन, उनको समराइज़ करना होता है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, गैप्स नॉलेज, सजेस्ट इन नेक्स्ट स्टेप्स। नो फिज़िकल रिसर्च डन, फिज़िकल रिसर्च नहीं होती, लाइक लैब वाली रिसर्च नहीं होती, इसमें आपने अपनी ऑनलाइन रिसर्च वगैरह ही करनी होती है। ओके, उसके बाद आते हैं कि हाउ टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू। आप लिखते कैसे हैं। सर्च फॉर रेलिवेंट लिटरेचर, जो भी आपका फील्ड है उससे रिलेटेड आपने कोई टॉपिक चूज़ कर लेना है। एवेलुएट सोर्सेज, उसके जो सोर्सेज हैं वहाँ वो आपने देख लेना है कि आपने PDF से लेना है, आपने बुक से लेना है या आपने नेट से लेना है, आप उसके सोर्सेज चेक करते हैं। आइडेंटिफाई थीम्स, डिबेट्स एंड गैप्स, फिर आपने उसके थीम्स और उसके डिबेट्स को आइडेंटिफाई करना है, आपने उसके ऊपर क्लैरिफाई लाइक उसको मैग्नीफाई ग्लास में से आपने उसको सर्च करना है, उसकी हर चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। आउटलाइन स्ट्रक्चर, फिर आपने उसके ऊपर नोट्स बना लेने हैं, लाइक उसका स्ट्रक्चर जो है की पॉइंट्स वो राइट कर लेने हैं। फिर आपने उसका राइट योर लिटरेचर रिव्यू, फिर आपने उसके ऊपर प्रॉपर एक रिव्यू लिखना है। ये एक लिटरेचर रिव्यू की है प्रॉपर। ओके, यहाँ पर कुछ और भी मैंने स्लाइड्स शेयर की हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम, लिटरेचर सर्चिंग, समराइजिंग, डिफाइनिंग आर्ग्यूमेंट, डिटेल आर्ग्यूमेंट, ड्राफ्टिंग, कम्युनिकेट योर फाइंडिंग्स। तो इस तरह से आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। ओके, ये सब तो थी बेसिक कंसेप्ट्स रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए। तो होप सो आपको समझ आ रही होगी कि रिसर्च मेथडोलॉजी में बेसिकली हम करते क्या हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च में कुछ यहाँ पे मज़ीद मैंने बताई हुई हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च वही हैं जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज के थ्रू बताई थी और यहाँ पर सेपरेट लिखी हुई हैं।
कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्चेज में जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लिखी हुई हैं और रिसर्च बाय प्रैक्टिशनर्स, तो उसकी भी अगर टाइप्स लिखी हुई हैं, वही चीज़ें हैं, बस आप उनको जिस तरह से भी इजीली याद करना चाहें आप उसको याद कर समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, ये अगेन वही प्रोसेसेस लिखे हुए हैं कि आपने किस तरीके से रिसर्च करनी होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों से कुछ नोट्स की तरह से मैंने प्रिपेयर किया है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, इसके बाद जो पहला क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया है। इसके बाद जो सेकंड है पर्पस ऑफ रिसर्च। पर्पस ऑफ रिसर्च यही है कि आप यहाँ से अगर देखें तो एक जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक्स, वो एक हार्ड साइंस के तौर पे आपने उसमें कैसे चीज़ें कलेक्ट करनी है, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना, जस्टिफिकेशन कैसे करनी है उसकी, और जैसे उसमें पैराडाइम्स होते हैं तो वो पैराडाइम्स आपने किस तरह से अंडरस्टैंड करने होते हैं, उसमें डाटा जो है कैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को यूज़ कर सकते हैं या एक को यूज़ करना है। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स यूज़ करते हैं, लाइक आपने स्पेसिफिक से जर्नल पे जाना है या आपने जर्नल से स्पेसिफिक पे जाना है, तो ये चीज़ ऐसे होती है डिडक्टिव और इंडक्टिव। ओके, तो इसके बाद हम जो तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं वो है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि एक रिसर्च प्रॉब्लम को हम कैसे जनरेट करते हैं। ये एक क्वेश्चन के तौर पे भी आया है, एग्ज़ाम में पूछा गया है 2019 के एग्ज़ाम में, आई गेस, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि आपने बेसिकली कैसे एक प्रॉब्लम कैसे जनरेट करनी है जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, जिससे आपने सारा आगे ये प्रोसेसेस करना है, जिसके ऊपर आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, जिसके ऊपर आपने डाटा कलेक्शन करनी है, जिसके लिए आपने कोई मेथड यूज़ करना है, जिसके लिए आपने प्रपोजल रेडी करना है, जिसके लिए आपने प्रोसेसेस देखने हैं कि आप किस किस कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो वो जो प्रॉब्लम जनरेट करना है वो सबसे मेन टास्क है। तो उसमें आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली होती क्या है। रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आपने डील करना होता है कि वो चीज़ जो आप जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है वो क्वेश्चन क्या होगा। अब आपने वो क्वेश्चन लेना कहाँ से है, वो प्रॉब्लम आपने जनरेट कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं फॉर्मुलेट करने के लिए, और स्टेटमेंट रेडी कैसे करनी है और उसकी एग्जांपल्स वगैरह। ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है, हाउ टू जनरेट अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो इसके लिए कुछ मैंने यहाँ पे चीज़ें जैसे मेंशन की हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट इज टू चूज अ सुटेबल प्रॉब्लम। रिसर्च कैन बी कंपेयर टू एन आर्ट एंड ब्रिंग इट्स ग्रेन, मतलब कि आप एक रिसर्चर के तौर पे रिसर्चर जो है कैन बी कंपेयर टू एन आर्ट, वो एक आर्ट की तरह हो सकता है विच ब्रिंग इट्स सिंगल ग्रेन ऑफ सैंड टू एन एंथिल। लाइक एक रिसर्चर एक छोटी सी प्रॉब्लम को, एक छोटे से ग्रेन को लाइक वो पीक पे लेके जा सकता है। अगर वो कोई रिसर्च प्रॉब्लम के तौर पे किसी पॉइंट को उठाता है तो वो उसको कहाँ तक पहुँचा सकता है। ग्रेट डिस्कवरीज यूजुअली हैपन बाय एक्सीडेंट और शेयर लक। लाइक जो ग्रेट डिस्कवरीज हैं, लाइक वो जो एप्पल वाली है डिस्कवरी ग्रेविटी वाली, वो एक एक्सीडेंट या लक के थ्रू भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्टरी के तौर पर लिखी हुई हैं। एग्जाम्पल ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम्स, एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कहते हैं डज क्लाइंट सेंटर थेरेपी प्रोड्यूस मोर सेटिस्फैक्शन इन क्लाइंट दैन दी ट्रेडिशनल थेरेपी। एक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, लाइक अगर आपके पास कोई बिजनेस डोमेन है आपकी, ठीक है, आपने उसमें से कोई रिसर्च बनानी है तो आप उसमें क्लाइंट सेंटर थेरेपी रखें, आप उसमें अपने ऊपर ना रखें या कोई ट्रेडिशनल ना रखें, आप उसमें क्लाइंट को सेंटर रखें कि उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। या अगर आप एजुकेशन में हैं और आपने उसमें कोई रिसर्च प्रॉब्लम बनानी है तो आप लर्नर सेंटर थेरेपी यूज़ करें, आप ट्रेडिशनल यूज़ ना करें, लाइक जिसमें आपके टीचर्स की आप जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव इन चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, बल्कि आप कोशिश करें कि आप स्टूडेंट की जो लर्निंग के अंदर इश्यूज आते हैं आप उनको, उन प्रॉब्लम्स को देखें। तो ये चीज़ें ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती हैं क्योंकि न्यू हैं। तो आगे यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई हुई हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, रिड्यूस एग्रेसिव इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन एंड डिस्क्रिप्शन इन पीपल सोशल स्टडीज़। ये आगे काफ़ी सारी बाइसनेस के ऊपर आ जाती हैं, एवरेज वीक के ऊपर आ जाती हैं, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम ड्यूरिंग एन एवरेज वीक उनके ऊपर क्या होती हैं, एथनोग्राफिकल डिज़ाइन में आ जाती हैं, कॉजुअल कंपैरेटिव में टीचर
टुवर्ड्स डिफरेंट स्टूडेंट की तरफ या जेंडर के तरफ डिफरेंट उनका बिहेवियर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस राइज करें, पहले अपनी एक डोमेन सेट कर लें कि हमने करनी किस तरह की है, तो ये आप तब आगे इसके ऊपर मज़ीद काम करें। ओके, तो योर रिसर्च प्रॉब्लम, अगर व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करें। आप एजुकेशन में रहना चाहते हैं या आप कोई बिजनेस की या कोई इकोनॉमिकल या कोई आप सोशल चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, पहले आपने वो डिसाइड कर लेना है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि वेयर कुड यू लुक फॉर हेल्प इन डिसाइडिंग अपॉन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कहाँ पे एक फाइंड आउट करनी है कि प्रॉब्लम बेसिकली आ कहाँ रही है। विच क्राइटेरिया विल यू अप्लाई व्हेन डिसाइडिंग अपॉन अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम, आप क्राइटेरिया कौन सा यूज़ करेंगे, मेथड क्या होगा आपका। हाउ कुड यू नैरो डाउन योर रिसर्च प्रॉब्लम, आप उसको नैरो डाउन करें, आप उसके से मज़ीद क्वेश्चंस निकालें और अपने मेन प्रॉब्लम तक पहुँचें। हाउ माइट यूर वैल्यू जजमेंट प्रीकंसीव आइडियाज़ अफेक्ट योर रिसर्च एंडेवर, आप जो काम करते हैं तो आपके आने वाले जो हैं उनके लिए आप वो कैसे एज अ रिसर्च कैसे साबित होगी। आपको हमेशा एक एंड जो है ना किसी भी स्टोरी का या किसी भी ऐसे राइटिंग का या किसी भी वर्क का आपको ओपन एंडेड छोड़ना चाहिए, ताकि उसके ऊपर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना, आपने उसके आगे आगे आने वालों के लिए कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी छोड़नी है कि आगे कुछ भी हो सकता है, या अपनी असम्पशंस के ऊपर कर सकते हैं। ओके, वेयर डू यू सी प्रॉब्लम, अच्छा ये इग्नाइट योर माइंड, आप कहाँ कहाँ से वो कौन से सोर्सेज हैं जिसमें से आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं। आप क्लासरूम में से देख सकते हैं कि क्लासरूम में आपका आजकल बिजनेस का जैसे है, आप वहाँ उसको एक एज अ रिसर्च प्रॉब्लम यूज़ कर सकते हैं। जेंडर को यूज़ कर सकते हैं, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को कर सकते हैं, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग पे कर सकते हैं, टीचिंग मेथड पे कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने क्लासरूम में अपने इर्द गिर्द देखें कि आप के जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या हो सकती है। स्कूल लेवल पे देखें, कम्युनिटी में देखें, आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, कौन टीचिंग एक्सपीरियंसेस, अपने टीचिंग एक्सपीरियंसेस कोई टीचर्स हैं तो वो देखें अपने एक्सपीरियंसेस कि आप बाकी सारे काफ़ी सारे टूल्स लिखे हुए हैं, आप इन चीज़ों को देखें, क्लास डिस्कशंस को देखें, सेमिनार्स। ओके, तो उसके बाद ये चीज़ें बताई हुई हैं कि आप कहाँ से इंटरनेट से आप देख सकते हैं। इंटरनेट पे काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा होता है, आपको वहाँ से आइडिया हो सकता है कि कौन सा आजकल जो इशू है वो ज़्यादा आप एक्सेप्टेबल है, जिसके ऊपर बात की जा सकती है, कौन सा टॉपिक जो है वो हॉट डिस्कशन में है। उसके बाद आउट क्लास एक्सचेंजिंग आइडियाज़, स्टूडेंट एंड प्रोफेसर रीडिंग असाइनमेंट, आप पढ़ा करें, टेक्स्ट बुक पढ़ा करें, स्पेशल असाइनमेंट, रिसर्च रिपोर्ट्स, टीम पेपर्स, कंसल्टेंट विद द कोर्स इंस्ट्रक्टर, एडवाइज़र, मेजर प्रोफेसर, फैकल्टी मेंबर्स वगैरह, आप इनसे भी कंसल्ट करके अपने आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप एक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए को कैसे इग्नाइट कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टॉपिक्स, गुड टॉपिक की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर आप कोई टॉपिक चूज़ कर रहे हैं एज अ रिसर्च, तो उसमें आपके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि रिसर्च इंटरेस्टेड इन थ्रू आउट आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ये ना हो कि आप थोड़ा सा आगे जाएँ तो आपका उसमें इंटरेस्ट लूज हो जाए या आप खुद ही उसमें कन्फ्लिक्ट करने लग जाएँ। अगर आप फेमिनिज्म के ऊपर कोई फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, तो आप आगे जाके आपको खुद ही इस चीज़ में कन्फ्लिक्ट होने लग जाए कि नहीं, फीमेल का राइट या मेल का राइट के ऊपर जो ऑब्जेक्शन है वो सही है या गलत है। टॉपिक ऐसा चूज़ करें जिसमें आपका प्रॉपर इंटरेस्ट हो, प्रॉपर ग्रिप हो, आप उसके ऊपर प्रॉपर स्टडी कर सकें। और जो डाटा है वो रिसर्चेबल होना चाहिए, ओपन एंडेड हो, जिसमें आपका जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो बाद में आने वाले इन्वेस्टिगेट करेंगे वो भी उसके ऊपर मज़ीद जो है रिसर्च करें। ऐसा टॉपिक होना चाहिए, डिस्कशन और डिबेट ऐसी होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, मैनेजेबल होना चाहिए और एथिकल होना चाहिए। अगर ये आप इसके पढ़ लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम विद दिस रिसर्च प्रॉब्लम्स, कहते हैं कि इन रिसर्च प्रॉब्लम के साथ ये भी प्रॉब्लम होता है कि इज़ गॉड गुड। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आप चूज़ कर लें तो क्योंकि हर एक की लाइफ में से गुड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, तो उस सेंस में जो उसके ऊपर मज़ीद सवाल उठाने वाले होते हैं वो इस तरह के सवाल उठा सकते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू टीच ग्रामर, अब ग्रामर को पढ़ाने का बेस्ट वे, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
ग्रामर को पढ़ाने का तरीका क्या है, या तो आप जीटीएम के थ्रू पढ़ाएं या आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ाएं। डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो आपको ग्रामर के रूल नहीं याद होंगे, जैसे अंग्रेज़ सीखते हैं आप उस तरह से सीखेंगे। और जीटीएम है उसमें आप सिर्फ एक बाउंड हो जाते हैं अपनी उर्दू और मदर टंग के ऊपर ही, कि आपको उसके थ्रू ही आप सीख सकते हैं। तो बेस्ट वे क्या है टीचिंग के लिए? Okay, what would life be like today if the World War II had not occurred? Most important and very crucial question रिसर्च प्रॉब्लम के तौर पे हो सकता है। अगर वर्ल्ड वॉर टू ना होती तो आज लाइफ कैसी होती? बहुत ही एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसी प्रॉब्लम है जो आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी रिसर्च पेपर कर सकते हैं। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी चीज़, कोई भी वर्क उठा लें उस एज का जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुआ था। जैसे फेमिनिज़म मैंने बात की थी लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी, कि फेमिनिज़म वर्ल्ड वॉर टू का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है फेमिनिज़म के ऊपर, क्योंकि जब वो मेल्स जो थे वो वार पे थे तो फीमेल को कंट्रोल था सोसाइटी में, तो उसके बाद वापस आए तो वो कंट्रोल उनसे वापस ले लिया गया। तो वर्ल्ड वॉर टू ना होती तो मेल ना जाते, और फीमेल्स क्या पता उस जो आज उनकी, आज हमारी जो कंडीशन है, जो आज हमारे पास आज़ादी है, जो वर्ल्ड वाइड नेशनल लेवल पे बात करें तो वो अभी गेन करने में हमें क्या पता एक सदी और लग जाती। तो कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखें, डील कर सकते हैं इसमें। और ऑपरेशनलाइज द फॉलोइंग, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आप एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, आपको क्रिटिकली सोचना आना चाहिए। डिसरप्टिव बिहेवियर, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। ओके, तो उसको स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें आप इधर कुछ स्टेप्स हैं इन फॉर्मुलेटिंग और रिसर्च प्रॉब्लम, जिसमें ये 7 स्टेप्स। आइडेंटिफाई मेन सब्जेक्ट एरिया, आपका सब्जेक्ट एरिया क्या है, डिसेक्ट इनटू सब एरियाज, उसको फिर आप उसको फिल्टर करते जाएं, सब सिलेक्ट सब एरिया ऑफ द मोस्ट इंटरेस्ट, जो आपको मोस्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है वो सिलेक्ट करें। रेज रिसर्च क्वेश्चन, उसमें से फिर रिसर्च क्वेश्चन बनाएं कि अब आप उसमें से सवाल क्या करेंगे। पहले आपने एक फील्ड सेलेक्ट कर ली, उसको फिल्टर कर लिया, अब उसमें से क्वेश्चन बनाएं। फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखें, किसी भी वर्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फिर उसमें से देखें क्या वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं, किस हद तक पूरे हो रहे हैं, किन लोगों के ऊपर पूरे हो रहे हैं। तो वहाँ से आपके मज़ीद रिसर्च क्वेश्चन जनरेट होते जा सकते हैं। असेस द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को असेस करें, डबल चेक करें, आप उनके ऊपर नोट्स बनाएं। तो इस तरह से करके आपकी जो एक रिसर्च प्रॉब्लम है वो जनरेट हो जाती है। आगे एक डिफरेंस है हाइपोथेसिस और रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। हाइपोथेसिस वो होता है, एक मफरूज़ा वो चीज़ होती है जिसमें आप टेंटेटिव बट येट टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है। आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं लेकिन वो अंडर टेस्टिंग होती है। तो ऐसी प्रिडिक्शन, ऐसी पेशेंट कोई व्हाट यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन योर डाटा, आप अपने डाटा में से निकालते हैं, एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंटल डाटा में से आप उसको एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, और उस हाइपोथेसिस को कंफर्म करने का तरीका ये होता है कि आप पब्लिक से जाके फीडबैक लें। तो जैसे कि अब लिंग्विस्टिक्स है ना, तो अगर उसकी बात करें तो उसके लिए जैसे अब वो लैड का कंसेप्ट है, तो वो हमारे पास एक फिज़िकल फॉर्म में नहीं है जिसको हम टेस्ट कर सकें, लेकिन उसके ऊपर जो रिसर्चेज होती हैं वो पब्लिक, ये जो क्वेश्चनियर्स बच्चों के ऊपर जो टेस्ट किए जाते हैं और फीडबैक लिए जाते हैं, या बच्चों के ऊपर जो क्वेश्चनियर या इस तरह की जो चीज़ें इंटरव्यूज़ करके या उनके ऊपर जो दूसरे एक्सपेरिमेंट्स करके जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो इस तरह के डाटा जो है वो हम इसमें देखते हैं। तो वो कहते हैं कि जब आपने अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करना होता है तो आप उसको अपनी सपोज थिंग होती है उसको मैच करते हैं विद पब्लिक फीडबैक एंड रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन। तो जैसे जितना पॉजिटिव रिएक्शन आएगा आपके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, तो जितने लोगों के उसका फीडबैक पॉजिटिव होगा तो आपका वो हाइपोथेसिस जो है वो इतना ही यूज़फुल होगा। और रिसर्च प्रॉब्लम यही है जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि आपने जनरेट कैसे करनी है, जिसके ऊपर आपने हाइपोथेसिस क्रिएट करना है। ओके, होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और सही से समझ आई होगी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का बेसिकली पर्पस क्या होता है हमारे कोर्स में, और हम क्यों करते हैं, और इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। और इसके बाद कोई चीज़ अगर मिस हो गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप जो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किए हैं वहाँ पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो बताया करें आपको कौन सी वीडियो, कौन सा टॉपिक आगे समझना होता है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाया करूँगी। और सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स। एंड मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।